हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। पहला प्रश्न है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न 2012 जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर है G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। तो G77 क्या है कि 77 विकासशील देशों का मतलब जो धीरे धीरे मिलकर काम कर रहे हैं और विकसित हो रहे हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि वे भी विकसित देशों की समूह में आना चाहते हैं, उनकी बराबरी करना चाहते हैं। ठीक है। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था। तो क्या हुआ था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का गठन किया गया था, लेकिन क्या था कि इन दोनों पर सिर्फ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था कि ये जुड़वां संतानें हैं। ठीक है। उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ ना हुआ, तो उन दोनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए इन ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली। तो क्या हुआ, जब उनसे विकासशील देशों को कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रेटन वुड्स की प्रतिक्रिया के रूप में ही G77 नामक संगठन बनाया। ठीक है, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके, जिससे क्या होगा कि उनके जो आर्थिक उद्देश्य पूरा हो सके। जैसे क है, इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें निराशा थी, तो ब्रेटन वुड्स के द्वारा जो प्रणाली तैयार किया गया था उससे उन्हें निराशा थी। ठीक है, उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके। वे चाहते थे कि जो उनके संसाधन हैं उन पर सही अर्थ में नियंत्रण उन्हीं का ही हो। ठीक है। ख नंबर, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, और विकास करने के लिए उन्हें अधिक सहायता मिलेगी क्योंकि 77 देशों का समूह है, तो सबको इससे मदद जल्दी ही मिल जाती है। ग नंबर, उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, और जो कच्चे माल होते हैं उनका उन्हें सही दाम मिले। उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके, और उनके द्वारा जो तैयार किए जाते हैं माल उन्हें विकसित देशों में माने बड़े देशों में के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियां क्या क्या है? तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उन्हें उनके बारे में संक्षेप में लिखें। तो जो आर्थिक विनिमय मतलब जो रुपये पैसे की जो अदला बदली होती थी, वो 3 तरह की गतियों के कारण होती थी। ठीक है, तो उनके बारे में बताना है। इसका उत्तर है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 19वीं शताब्दी में 3 प्रकार की गतियों का या प्रवाहों का वर्णन किया है, जिसे व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह तथा पूंजी प्रवाह कहा जाता है। तो जो 19वीं शताब्दी में 3 प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे व्यापार प्रवाह है माने व्यापार के द्वारा आर्थिक विनिमय है ना, और श्रम प्रवाह श्रम के द्वारा भी, तथा पूंजी प्रवाह तथा पूंजी के द्वारा भी आर्थिक विनिमय के बारे में बताया गया है। भारत और भारतीयों से संबंधित 3 प्रवाह के उदाहरण निम्न हैं। तो भारत और भारतीयों से संबंधित जो 3 प्रवाह के जो उदाहरण है वो निम्नलिखित हैं। पहला है व्यापार प्रवाह, माने व्यापार के द्वारा कैसे आर्थिक विनिमय होता था। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने आसपास और दूर दराज के देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित कर रखे थे। ठीक है, बहुत पहले से ही क्या था कि भारतीयों ने आसपास और दूर दराज के देशों से व्यापारिक संबंध बना रखे थे।
आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोगों के मेसोपोटामिया और क्रीट जैसे देशों के साथ गहरे व्यापारिक संबंध थे। तो 5000 वर्ष पहले से ही हम लोग के भारतीय जो सिंधु घाटी के लोग थे वे मेसोपोटामिया और क्रीट जैसे देशों से व्यापार करते आ रहे थे। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता था कि आर्थिक विनिमय होते रहता था। ख नंबर है श्रम प्रवाह। 19वीं शताब्दी में बहुत से भारतीय कारीगर और मजदूर अनेक देशों में बागान, खानों, सड़क निर्माण और रेल निर्माण का काम करने के लिए गए। तो क्या हो कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे भारतीय कारीगर और मजदूर अनेक देशों में बागानों में, खानों, रेल, सड़क निर्माण इस सब में काम करने के लिए दूसरे देश में गए, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ से आर्थिक विनिमय होने लगी। ठीक है। ग है पूंजी प्रवाह। ब्रिटिश काल में बहुत से यूरोपीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारत में धन का निवेश किया और अनेक प्रकार के यहाँ कारखानों, रेलों आदि का निर्माण किया और यहाँ चाय आदि के अनेक बागान स्थापित किए। तो पूंजी के द्वारा भी आर्थिक विनिमय हुआ। जैसे ब्रिटिश काल में क्या हो कि यूरोपीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने यहाँ आकर के कारखाने खोले, है ना, और रेलों का निर्माण किया और यहाँ के चाय बागान का भी स्थापित किया। ठीक है, जिसके कारण आर्थिक विनिमय हुआ। तो आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।